बिजनेस के पास एक बहुत बढ़िया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वो मोट वैसे ही करिश्मा होता है। तो उसके बाद वैल्यूएशन थोड़े से रिच हो भी जाए स्ट्रीट में, तो कन्विक्शन उस स्टॉक के साथ वैसे ही बना रहता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मोट, बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल, बहुत अच्छा धंधा। सुदीप सर, ऐसा कोई मिला क्या? जी बिल्कुल मिला। आशीष जी, बहुत सारे ऐसे बिजनेस मॉडल्स हैं, बहुत ही रोबस्ट हैं। तो उसमें से एक बिजनेस मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगा आपके शेयरास्त्र इस सेगमेंट के लिए। और आप जैसे बात हो रहा था, तो आप तो हर हफ्ते, हम लोग भी इंतजार करते हैं आपका क्या नया आइडिया आने वाला है। तो इस हफ्ते का आइडिया जब बताया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुद बोला कि मैं आ जाता हूँ इसमें बातचीत करने के लिए। और देखिए, स्पेशलिटी केमिकल एक ऐसा क्षेत्र है, और उस क्षेत्र के एक दिग्गज कंपनी का मैं जिक्र करना चाहूंगा। ये बहुत चर्चित कंपनी है, इसमें बहुत बातचीत हुआ है ओवर द इयर्स, और मुझे बहुत अच्छा लगता है बिजनेस मॉडल। ये मैं आरती इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। देखिए, एक तो स्पेशलिटी केमिकल जहां पे बहुत अच्छा टेलविंड है। हम सब जानते हैं चाइना +1, चाइना माइनस, और उसके जगह इंडिया रिप्लेस करे, ये सब चल रहा है एनवायरमेंट में, ये सब हो रहा है। और आने वाले दिनों में भी जबरदस्त ये ट्रेंड बरकरार रहेगा, ये उम्मीद है। इसका तो बहुत बड़ा फायदा एंटायर स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री को मिल रहा है। पर इसमें आरती का, इसमें और 2-3 खास बात है जिसमें कि इसका मॉडल और भी बेहतरीन बनता है। देखिए, स्पेशलिटी केमिकल में भी इन्होंने एक निश जो सेगमेंट पिकअप किया है, बेंजीन बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल, वहां पे फोकस कर रहे हैं। मतलब स्पेशलिटी केमिकल में भी एक स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। और इससे क्या हुआ, कोई भी इसका कंपटीटर अगर हो, वो एंट्री का बहुत बड़ा बैरियर हो गया। एक तो इन्होंने सारा बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके अपना बहुत अच्छा बिजनेस जमा लिया इस सेगमेंट में। दूसरी बात है, R&D करके जो प्रोसेस इंप्रूवमेंट, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट किया, वो भी बेहतरीन है। और इनका मॉडल बहुत सिंपल है कि जो चीज में फोकस कर रहे हैं उसमें दिग्गज बनेंगे, उसमें लीडर बनेंगे, उसमें सारा दुनिया का डिमांड उनके प्रोडक्ट के लिए होगा। यही फोकस रख के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि 50 चीज एक साथ कर रहे हैं, सब चीज में एंट्री ले रहे हैं। बहुत फोकस्ड है। मैनेजमेंट क्वालिटी इम्पिकेबल है, ओवर द ईयर सबने एक्सपीरियंस किया है। और इनका जो 2 सेगमेंट है, एक स्पेशलिटी केमिकल, एक फार्मा में भी बहुत फोकस वे में काम कर रहे हैं। एपीआई, जहां पे कि हम लोग मानते हैं सेम स्टोरी जो स्पेशलिटी केमिकल में प्ले आउट हो रहा है, वही स्टोरी प्ले आउट होगा। इंडिया एज ए मैन्युफैक्चरिंग बेस एक बहुत तगड़ा ग्लोबल इंडस्ट्री का हिस्सा बनेगा। और एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया बहुत आगे जाएगा। तो वहीं पे ये भी कामकाज कर रहे हैं। उम्मीद यह है, इन्होंने पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे करीबन 16% रेवेन्यू CAGR दिखाया है। आने वाले 5 साल में भी हम लोग रेवेन्यू CAGR इससे भी ऊपर, और पैट तो करीब 30% CAGR एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल, और ये बिजनेस मॉडल पे काम भी कर रहे हैं फोकस्ड वे में, और उसको और भी बेहतरीन बना रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने आरती इंडस्ट्रीज निवेशक के लिए चुना है। शेयरास्त्र के हिसाब से 1100 रुपए का टारगेट, करंट लेवल में करीबन 30% प्लस अभी भी अपसाइड हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो भाई, बिजनेस का मोट तगड़ा। आरती इंडस्ट्रीज वो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल स्पेस को बिलोंग करती है, जिसमें वैसे ही बहुत ज्यादा टेलविंड्स आपको नजर आएंगे। चाइना +1, और सही कहा सुदीप सर ने, ना सिर्फ चाइना +1, चाइना माइनस इंडिया प्लस, ये भी प्ले आउट होती हुई शायद थीम नजर आए। रखिए आरती ने बहुत स्मार्टली इन्होंने अपने बिजनेस को वीव करा, जिन स्पेसेस में फोकस्ड हैं और वहां के लीडर्स बन के खड़े हुए हैं। 1100 तक के टारगेट्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अमरीश सर को दिखाइए स्क्रीन पे। अमरीश सर से कहा था PE, जहां पे अट्रैक्टिव PE हो। आसान शब्दों में, प्राइस अर्निंग मतलब क्या कमाती है कंपनी, उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं। ज्यादा कमाए कम दें तो बार्गेन हंटिंग बढ़िया हो जाएगी। अमरीश सर, ऐसा कुछ है क्या अट्रैक्टिव PE वाला? वैसे स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज, जो मार्केट लीडर है ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल बैटरीज पे। 1 ईयर फॉरवर्ड 12 PE पे कोट कर रहा है, जो काफी चीप लग रहा है मुझे। अराउंड 45% ऑफ द टोटल रेवेन्यू आता है रिप्लेसमेंट मार्केट से, जहां पे मार्जिन आर डिसेंटली हाई। बैटरीज का यूजुअल लाइफ स्पैन होता है 3 से 4 साल का, और कंप्लीट व्हीकल का लाइफ स्पैन में करीब 3 या 4 बार बैटरीज चेंज होते हैं। सो इट इज अ रेगुलर बिजनेस फॉर एक्साइड। और करीब 30 करोड़ से ज्यादा व्हीकल्स है रोड पे। सो रिप्लेसमेंट मार्केट लगातार ग्रो कर रहा है। और ग्लोबल ग्रीन एनर्जी का मेजर फोकस है ग्लोबली। आई मीन एवरी गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन ग्रीन एनर्जी।
तो इसके साथ एनर्जी स्टोरेज का जो रिक्वायरमेंट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाला है ओवर द नेक्स्ट डिकेड। और यहाँ पे यूज होगा फॉर एनर्जी स्टोरेज लेड एसिड बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज यूज नहीं होंगे फॉर एनर्जी स्टोरेज, इट विल बी लेड एसिड बैटरीज, क्योंकि ये चीपर है। तो इसका फायदा भी सीधा एक्साइड को काफी होने वाला है। और आगे जाके एक्साइड ईवी में भी बड़ा प्लेयर होगा आगे जाके। तो ईवी रेडी है ऑलरेडी। जेवी किया है स्विस कंपनी ले लैंचे से, एंड दे ऑलरेडी स्टार्टेड सप्लाइंग बैटरीज फॉर 3-व्हीलर ईवीज। और जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट इन लोग बना रहे हैं लिथियम आयन बैटरी का, वो ट्रैक पे है। फर्स्ट फेज ऑफ प्रोडक्शन शुरू होगा इन सेकेंड हाफ ऑफ FY25, which is just about 2 years away। और हाई कैश है बुक्स पे, इंक्लूडिंग इक्विटी है HDFC लाइफ में जो रिसेंटली लिक्विड है। इन्होंने जो इनका लाइफ इंश्योरेंस बेचा था HDFC लाइफ को, उसके बदले इनको इक्विटी मिला था, दैट दे कैन सेल इन द मार्केट फॉर एक्सपेंशन। और कमोडिटी प्राइसेस भी हम लोग देख रहे हैं कि इट इज करेक्टिंग, तो ये भी काफी पॉजिटिव है एक्साइड के लिए। और Q1 नंबर्स हम लोग देखे थे कि काफी अच्छे थे। रेवेन्यू ग्रोथ था 57%, पैट में 81% का ग्रोथ था Y-on-Y। तो मेरा एक्सपेक्टेड EPS है फॉर FY24 14 का, और इससे जो मेरा टारगेट बनता है करीब 250 का। ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव पी से शुरू करी बात, 11 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहा है, और बिजनेस की तमाम बारीकियां अमरीश सर ने बढ़िया तरीके से हाईलाइट कर दी। रखिए इस स्टॉक को रेडार पे, चतुर्वेदा सर को दिखाइए स्क्रीन पे। हमने कहा था कि भाई एक बढ़िया टेक्नो फंडा पिक, भाई जहां ग्रोथ हो, जहां वैल्यूएशंस हो, और टेक्नो फंडा ऐसे ग्रोथ वैल्यूएशन में एक जैसी प्रोड्यूसर ने लिख के भेजा मुझे, ग्रोथ भी और वैल्यूएशन मुझे गार पे याद आया। ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, दोनों का तड़का मिल जाए। चतुर्वेदा साहब, ऐसा कौन सा स्टॉक? बिल्कुल, तो आशीष जी बिल्कुल ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस के कॉन्सेप्ट पे और राइट टेक्निकल फॉर्मेशन पे हमें लगता है एक्सिस बैंक हमारी प्रेफर्ड बेट रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो बैंकिंग की हम बात करें तो बैंकिंग एक बहुत ही स्ट्रक्चरल ग्रोथ मोमेंटम में आ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी थी वो काफी स्ट्रांग रही। हमारे जो मैक्रो कंसर्न्स है वो काफी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 83-84% का काफी इंडस्ट्रीज में रीच हो चुका है। अब ये नई एक इन्वेस्टमेंट साइकिल शुरू होने वाली है जो कि केपेक्स को जबरदस्त ग्रोथ देगी, और ये केपेक्स बिना बैंकिंग के क्रेडिट ग्रोथ के पॉसिबल नहीं है। तो हमारा मानना है कि इस ड्यूरेशन में एनपीए साइकिल हमारे पीछे रह चुकी है। आप ये देख रहे हैं कि हमारा जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का काफी मजबूत है, और क्योंकि अब केपेक्स साइकिल रिकवर हो रही है, मुझे लगता है बैंकिंग को जबरदस्त लोन ग्रोथ का ट्रेंड देखने को नजर आएगा। और जो अभी लेटेस्ट आपने नंबर देखे उसमें हमने देखा आईसीआईसीआई बैंक ने 17% YoY क्रेडिट ग्रोथ दिया। अब जो एस्टिमेट्स है वो ये कहते हैं कि 2023 और 24 में 16 और 17% की क्रेडिट ग्रोथ मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, और वो भी तब जब आपकी क्रेडिट कॉस्ट काफी नॉर्मलाइज हो चुकी है। इस सिनेरियो में मुझे लगता है एक्सिस बैंक एक बहुत ही रीजनेबली वैल्यूड बैंक है। आप देखेंगे अगर से करंट लेवल पर तो 1.4-1.5 टाइम प्राइस टू एडजस्टेड बुक वैल्यू एक्सिस बैंक ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने पीयर्स से, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो या कोटक महिंद्रा बैंक हो, इनसे एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पर इस समय ट्रेड कर रहा है। पर जिस तरह की लोन ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जिस तरह की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इस बैंक की है, मुझे लगता है यहाँ पर पे आपको एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो रीजनेबल प्राइस, क्योंकि बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे 1.5 टाइम प्राइस टू बुक पे मिल रहा है, और क्योंकि हमें लगता है कि आरओई एक्सपेंशन करीब 15-16% पे हो सकता है, और आरओए जो है रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो करीब 1.5-1.6 तक जा सकते हैं। अब टेक्निकली आप देखें तो ये स्टॉक पिछले 18 महीने से 820 से लेके 620 की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तभी हमने देखा पीयर सेट ने, आईसीआईसीआई बैंक ने नए ऑल टाइम हाई बनाया, पर अभी भी एक्सेस एक रेंज में। और अब मुझे लगता है जिस तरह से शॉर्ट टर्म मोमेंटम शुरू हुआ है, ये स्टॉक आपको नए ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नजर आएगा। तो 850 रुपए के लक्ष्य मैं समझता हूं एक्सिस बैंक के स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे, और पोजिशनली 950 रुपए की अपसाइड मैं समझता हूं एक्सिस बैंक में आने वाले 3 से 6 महीनों के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। टेक्निकली 740-750 पे बढ़िया बेस बना है, तो यही आपके पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, पोजिशनली 950 रुपए तक की अपसाइड एक्सिस बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ब्यूटीफुल। तो ग्रोथ रीजनेबल प्राइस पे और चार्ट्स पे भी सेटअप बढ़िया। रखिए एक्सिस बैंक को रडार पे, 850 तक की कर रहा है ये स्टॉक तैयारी। पालविया साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे कोई एक बढ़िया सा स्टॉक चुन के बताएं। पालविया साहब क्या आइडेंटिफाई किया?
सो आज इस सेगमेंट में जो रिलायबल टेक्निकल टूल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो रहेगा मूविंग एवरेजेस, और मूविंग एवरेजेस में भी हमने मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को यहाँ पे मेंशन करेंगे। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर में अगर हम देखें तो 15 वीक मूविंग एवरेज जब 52 वीक मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, मतलब ऑलमोस्ट एक क्वार्टर के प्राइस एक्शन जब एक साल के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, उस प्राइस एक्शन पे हमने जो स्टॉक्स पे ये स्टडी को रन किया है उसमें हमें पिडिलाइट इंडस्ट्री काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर हम इसमें लास्ट 14 साल के डेटा को यहाँ पे देखें तो जब जब भी ये मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर पिडिलाइट इंडस्ट्री पे मिलता है तो स्टॉक में काफी अच्छे रिटर्न यहाँ पे बनते हुए दिखे। अगर हम 2008 से लेके अभी तक की बात करें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 6 से 7 बार ये मूविंग एवरेजेस का अपवर्ड क्रॉसओवर मिला, और जब जब भी ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर होते हैं तो स्टॉक में एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड 1 से 1.5 साल तक की अप मूव यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे आते हुए दिखती है। और रिटर्न की बात करें तो 50% से 150% तक के भी एवरेज रिटर्न यहाँ पे बनते हुए दिखे। अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी जो रिसेंट फॉल पिडिलाइट इंडस्ट्री में देखने को मिला था उसमें ये वापस से ये मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 15 वीक का मूविंग एवरेज अब 52 वीक के मूविंग एवरेज को अपवर्ड क्रॉसओवर करते हुए दिख रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले 7-8 बार ये स्टॉक ने एक अच्छे रिटर्न इस टेक्निकल टूल को फॉलो करते हुए दिए हैं, और इस बार वापस से ये मूविंग एवरेज क्रॉसओवर यहाँ पे हमें डिस्प्ले होते हुए दिख रहा है। तो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिडिलाइट इंडस्ट्री में एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड तो ऑलरेडी है, अब यहाँ पे जो टारगेट बनना चाहिए करीब 3400 रुपए से 3500 रुपए तक की अपसाइड के टारगेट पिडिलाइट इंडस्ट्री में आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकते हैं। तो पिडिलाइट इंडस्ट्री यहाँ पे ब्रह्मास्त्र स्टॉक हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे, और अपसाइड के टारगेट होंगे 3400 रुपए से 3500 रुपए तक के। बहुत बढ़िया, 14 साल का डेटा खंगाल डाला और उसमें सबसे प्रेफर्ड पिक पालविया साहब की मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे आपकी स्क्रीन पर पिडिलाइट 3500 तक के टारगेट्स। क्विकली एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ये सारे स्टॉक जो डिस्कस करे थे इनका रैप अप, और अभी तो हमें पार्थिव के पास, चंदन के पास जाना है, उनके भी कुछ बेहतरीन पिक्स लेनी है। पसारा एक्शन छोटे से ब्रेक के उस पार। दादू आग का तारा मतलब? एक बार फिर से स्वागत है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। मैं हूं आपके साथ विपिन भट्ट, और इसरो की हमारी ये यात्रा जारी है। हमने आपसे कहा था कि अपनी सीट की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि अब हम इसरो के यात्रा के उस हिस्से में आपको लेकर चल रहे हैं जहां पर बड़े बड़े स्पेस एक्सपीडिशन किए गए, यानी कि चंद्रयान भेजा गया, मंगलयान भेजा गया, चंद्रयान 2 की यात्रा हुई। तो आइए इसरो की इस पूरी कहानी को भी हम भी नजदीक से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इसरो ने इन बड़े एक्सपीडिशंस को अंजाम दिया। सबसे पहले चंद्रमा की तरफ जाएंगे चंद्रयान 1 में। तो मिशन चंद्रयान एक महत्वाकांक्षी मिशन था इसरो के लिए, जब उसने अंतरिक्ष में अपनी दूरी को थोड़ा और बढ़ाया और चल पड़ा चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा पर पहुंचकर या उसके ऑर्बिट में पहुंचकर यहां पर बहुत सारे काम होने थे। 2008 22 अक्टूबर को चंद्रयान ने उड़ान भरी, यहीं श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इस मिशन की लाइफ 2 साल रहने वाली थी, यानी इसके साथ जो ऑर्बिटर पहुंच रहा था चंद्रमा की कक्षा में, वो 2 साल तक चंद्रमा के चक्कर लगाकर धरती पर कुछ अहम जानकारियां भेजने वाला था। आपको जानकर खुशी होगी कि चंद्रमा पर पानी के कणों की खोज करने वाला हमारा चंद्रयान 1 ही था। तो ये पूरा मिशन बड़ा एक्साइटिंग था, एक ही बार में सफलता यहां मिल रही थी। और जिस रॉकेट में सफर पूरा गया वो था PSLV XL-C11, और खर्च देखिए महज 386 करोड़ रुपए। ऐसे रकम आपको बड़ी लगेगी, लेकिन जब आप दूसरे देशों की तुलना में देखेंगे तो इसरो ने इस मिशन को बहुत ही किफायती अंदाज में सक्सेसफुली पूरा कर लिया था, और इस तरह से उसने बता दिया दुनिया को कि इसरो में कितनी ताकत है। लेकिन इसरो यहीं रुकने वाला नहीं था, अगली नजर थी उस लाल ग्रह यानी मंगल पर, और तैयार था मंगलयान। चलिए सीधे मंगलयान से चलेंगे मंगल की तरफ।
मंगल ग्रह पर आपका स्वागत है। मार्स ऑर्बिटर मिशन इसरो के इतिहास ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विकली आगे बढ़ रहा हूं, बाकी के स्टॉक पिक्स लेने की जरूरत, और सबसे पहले मैं जा रहा हूं पार्थिव के पास। और पार्थिव से रिक्वेस्ट करी थी CAGR के बेसिस पे, बेसिकली वो स्टॉक्स जहां पे फाइनेंशियल्स में बहुत अच्छी ओवर द इयर्स ग्रोथ देखने को मिली। पार्थिव, क्या चुना आपने सर? एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जहां का मैंने स्टॉक चुना है मैरिको, कि एफएमसीजी सेक्टर में अगर पी देके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत दिक्कत रहती है, बिकॉज जनरली ये ऐसा एक कंजम्पशन बेस्ड सेक्टर है जहां पे पी मल्टीपल्स जनरली ऑन एन एलिवेटेड साइड रहते हैं, और ज्यादातर मार्केट ग्रोथ के फैक्टर्स देखता है ये सेक्टर में, जैसे कि वॉल्यूम ग्रोथ रहता है, ईपीएस ग्रोथ रहता है, मार्जिन कैसे पैन आउट होते हैं। तो अगर मैं मैरिको की बात करूं तो मैरिको एक बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट वाला वेल रन कंपनी एफएमसीजी स्टॉक है। यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट्स की क्वालिटी देखूं तो दे आर वेरी गुड इनोवेटर्स इन लॉट ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरीज, और नो डाउट हमने देखा था कि मैरिको को पिछले 2 साल जो रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट, स्पेशली अगर कोपरा प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पे उनके ग्रॉस मार्जिन काफी सफर हुए थे। लेकिन आगे जाते हुए जिस तरह से कोपरा प्राइसेस हैव डिक्लाइन, हमारा ऐसा मानना है कि डेफिनेटली कंपनी बहुत अच्छा करेगी इन टर्म्स ऑफ दी वॉल्यूम ग्रोथ इन द पैराशूट ब्रांड, जो एक फ्लैगशिप ब्रांड है उनका, और यहाँ से काफी अच्छा रेवेन्यू और कैश फ्लोज आता है। तो इससे अच्छा रेवेन्यू इनके फ्लैगशिप मैरिको वो स्टॉक हो गया। एफएमसीजी में पार्थिव जब भी दांव लगाते हैं बहुत अच्छे रिटर्न स्टॉक से डिलीवर करें इसी शो में कई बार। चंदन से रिक्वेस्ट करी थी कि भाई आप एक बढ़िया सा स्टॉक आइडेंटिफाई करें प्राइस एक्शन के बेसिस पे। चंदन, क्या पिक करा? जो प्रिफर्ड पिक रहेगा उसमें बैंकिंग काउंटर से रहेगा। बैंक निफ्टी काफी अच्छा मोमेंटम है और बैंक निफ्टी ने 40,000 के ऊपर होल्ड किया है। काफी प्राइवेट बैंक और साथ में पीएसयू बैंक यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहे हैं। प्राइवेट बैंक में आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक में अच्छा मोमेंटम है, वहीं पीएसयू में एसबीआई काउंटर जो काफी अच्छा मुंह दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रिफर्ड बेट रहेगा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे रहेगा। एसबीआई का मैं यदि मंथली चार्ट देखूं तो मंथली चार्ट में यहाँ पे एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। आप देखोगे तो पिछले लगभग 10 महीनों के स्ट्रगल के बाद ये इन लेवल को पार कर रहा है। स्टॉक का जो लाइफ टाइम हाई है वो लगभग आप देखोगे 549 का है, जो कुछ दिन पहले बनाया था, और अभी उन्हीं लेवल के आसपास ये कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे इसके मंथली चार्ट पे देखूं तो लगभग 10 महीनों के बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है। तो मंथली चार्ट में रनअप के बाद जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, टेक्निकली उसे पोल एंड फ्लैग पैटर्न की संज्ञा दे सकते हैं। तो इस पैटर्न की वजह से मौजूदा लेवल से 10 से 15%